नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। भारत का संविधान श्रृंखला के तहत मैं लेकर के आया हूं आज मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A अर्थात भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इनको जोड़ा गया। और इनको क्यों जोड़ा गया, जोड़ना चाहिए था या नहीं चाहिए था, ये डिबेटेबल इशू हैं। और इस पर कभी बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना करके डालूँगा। आप इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप क्या चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। अगर आप कहेंगे तो मैं जल्दी ही इसके बारे में वीडियो बना करके डालूँगा। दूसरी बात, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। हम जब इनको पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पूरा देखें, देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करें। कमेंट में ज़रूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी और क्या अपेक्षा है, और शेयर भी करें ताकि और लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकें कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कर्तव्य की परिभाषा जानते हैं। कर्तव्य किसे कहते हैं, यानी करने योग्य कार्य कर्तव्य कहलाते हैं। सीधी सिंपल परिभाषा है, जो भी काम करने योग्य हैं यानी नैतिक रूप से करने योग्य काम है, सामाजिक रूप से करने योग्य काम है, वो सभी क्या कहलाएंगे, कर्तव्य कहलाते हैं। ये मौलिक कर्तव्य क्या क्या हमें बताते हैं, इन मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं क्या हैं। ये नैतिक हैं और नागरिकों के लिए हैं। भारतीय जीवन पद्धति को दर्शाते हैं। ये केवल नागरिकों के लिए ही कहे गए हैं, क्योंकि इसकी पहली लाइन में ही नागरिकों के लिए शब्द उपयोग हुआ है, नागरिकों। साथ ही साथ ये गैर न्यायोचित हैं। इसका मतलब है इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते कि कोई व्यक्ति नागरिक कर्तव्यों का या मौलिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि इसके लिए अलग अलग एक्ट बने हैं, उनके तहत अगर वो उन कानूनों का उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय में जाते हैं, लेकिन सीधे सीधे मौलिक कर्तव्यों का हवाला देते हुए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर से जानते हैं मौलिक कर्तव्य संविधान में एज इट इज़ क्या लिखा है, उनका मतलब क्या है। मैं थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। अनुच्छेद 51 का यानी 51A में कहा गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। संविधान का पालन यानी जो हमारा संविधान है उसमें जो भी उपबंध दिए गए, जो भी प्रावधान हैं, उनका पालन करने का प्रयास करे प्रत्येक नागरिक। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ नागरिकों के लिए कहा गया है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। उसके आदर्श यानी संविधान के आदर्श क्या हैं, जैसे हमने प्रस्तावना में पढ़ा था, समरसता, बंधुत्व, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सब क्या हैं, संविधान के आदर्श हैं। संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान में वर्णित वो संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी हो यानी न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो। इसके अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, और इसके अलावा जितने भी आयोग बने हैं, क्या इतने संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका क्या करे, आदर करे। राष्ट्रध्वज का आदर करे।
राष्ट्र आपको पता है तिरंगा है, जिसमें 24 तीलियों वाला चक्र है। राष्ट्रगान का आदर करे, नेशनल एंथम। ध्यान रखिए, राष्ट्रगान शब्द उपयोग है, राष्ट्रगीत शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। कहीं नेशनल सॉन्ग आ जाता है तो वो वहाँ गलत हो जाएगा, हालांकि ऐसे प्रश्न आते नहीं हैं। और इस पर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपत्ति जताता है कि आपने केवल राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम का ही उपयोग क्यों किया है, नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम के लिए क्यों नहीं कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला, संविधान के पालन के बारे में बात हुई है, उसके आदर्श, उसकी संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के बारे में बात हुई है। दूसरा, स्वतंत्रता के संबंध में बात हुई है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए और उनको प्रेरित करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, किसी भी धारा के हो सकते हैं, हम जिनको कहते हैं कोई गरम दल, नरम दल, अहिंसावादी, हिंसावादी, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं उनको हमेशा हृदय में संजोए रखे। इसीलिए कोई भगत सिंह मानता है, कोई गांधी को मानता है, कोई आज़ाद को मानता है, कोई सावरकर को मानता है, तो कोई गोपाल कृष्ण गोखले को मानता है, कोई बाल गंगाधर तिलक को मानता है। तो मानने वाला सभी के लिए बराबर सम्मान हो। हाँ, आपका कोई एक आदर्श हो सकता है, लेकिन जितने भी स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, प्राणों की आहुति दी, या जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पर लगा करके स्वतंत्रता के संघर्ष में लगे रहे, उनको हृदय में संजोए और उनका पालन भी करे। और आदर्शों में केवल ये व्यक्ति नहीं, वो सभी आदर्श भी हैं जिनको लेकर के हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अपने एक आदर्श था, उनके अपनी एक मूल विचार था जो कहता था कि पूरे देश में किस प्रकार से असमानता समाप्त हो, किस प्रकार से शोषण समाप्त हो, किस प्रकार से हमारी सरकार बने। उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस का अपना एक विचार था, उनका तो अपना एक मूल संविधान भी उन्होंने एक थोड़ा गठित किया, अपनी सरकार भी गठित की। उसी प्रकार गांधी जी के आदर्श थे, सत्य, अहिंसा, अस्ते। और उसी प्रकार से जितने भी हमारे, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हों, चाहे वो वीर सावरकर हों, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे वो अरविंद घोष हों, बिपिन चंद्र पाल हों, जितने भी आप नाम लेंगे, सब ने कुछ न कुछ सिद्धांतों को अपनाया। उन्हीं सिद्धांतों की बात यहाँ पर हो रही है, उनके पालन करने की बात हो रही है। भारत की प्रभुता, तीसरा है भारत की प्रभुता के स्वतंत्र हो गया देश, प्रभुता संप्रभु राष्ट्र हो गया, यानी संप्रभु सॉवरेनिटी आई। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 3 शब्द आपको हमेशा याद रखने हैं, प्रभुता, एकता और अखंडता। सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, उसकी रक्षा हमेशा करनी है। कभी भी इन 3 शब्दों पर कोई भी आँच आती है, यानी 3 शब्द नहीं है केवल, ये संपूर्ण भारतवर्ष की स्वतंत्रता, भारतवर्ष की पहचान के लिए आवश्यक है। इसलिए इनको अक्षुण्ण बनाए रखना है, यानी कभी भी समाप्त न होने वाले, इंटैक्ट रखना है, कभी भी समाप्त न होने वाला बनाए रखना है। ध्यान में आ गया। अगला कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे, डिफेंड करे, देश का किसी भी स्थिति में देश की रक्षा करे। आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोग समय समय पर देश के खिलाफ ही बोल जाते हैं, जाने अनजाने में वो जाने, लेकिन वो देश के ये भी एक तरह से क्या है, असुरक्षा का भाव है। देश के प्रति जो कर्तव्य दिए गए हैं उनके विरुद्ध वो जाते हैं। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब आह्वान किए जाने पर, जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में डॉक्टरों को आह्वान किया गया कि आप आएँ, सेवा कर रहे हैं, और वॉलंटियर्स के लिए कहा गया, देश के लोगों के लिए कहा गया, नागरिकों के लिए कहा, तो बहुत लोगों ने इसमें सेवा भी की। और आह्वान किया कि आप घरों में रहें, तो लोगों ने माना, घरों में रहे, लॉकडाउन लगा। तो ये सब क्या है, ये चौथा कर्तव्य है हमारा जो संविधान में दिया गया है कि देश की आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। ये भी एक तरह से देश की सेवा थी कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जा रहे हैं, भीड़ नहीं बढ़ा रहे हैं। 5वां है, भारत के सभी लोगों में जब देश की रक्षा हो गई है
उसकी सेवा करने का बारी आई तो हमने सेवा करने के लिए भी तत्पर हैं। अब बात आती है भारत के लोगों के बीच की, यानी भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना, जैसा हमारे संविधान के आदर्श हैं। समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ध्यान रखिए, शब्दों का प्रयोग हुआ है धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग, इन किसी भी आधार पर हो, उन सभी भेदभावों से परे होना चाहिए, अलग होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमने तो नारी को माँ माना है, देवी माना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसे संस्कार, ऐसे संस्कृति के देश में स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी प्रथा हो, कोई भी परंपरा चली आ रही हो, हम उसका त्याग करेंगे भारत के नागरिक होने के नाते। आगे बढ़ते हैं। अगला कर्तव्य है हमारी सामासिक या मिश्रित, सामासिक मिश्रित की बात है, कंपोजिट कल्चर इसको कहते हैं। मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हर व्यक्ति को इस मिश्रित संस्कृति का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर हर प्रकार के भौगोलिक गतिविधियाँ होती हैं, हर प्रकार की भौगोलिक जिसको कहते हैं, चाहे टेम्परेचर के आधार पर हो, चाहे वो वर्षा के आधार पर हो, चाहे वो सर्दी गर्मी के आधार पर हो, चाहे वो पहाड़ियों के पर्वतों के आधार पर हो, यानी यहाँ हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लगभग विश्व की हर प्रकार की, इसको पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें भारत से अलग हुए जो देश हैं बने, एक निश्चित काल में अलग अलग हुए, उसको पूरे को भारत महाद्वीप कहते हैं, जिसको हम सार्क भी कह सकते हैं या कहते हैं कुछ लोग। तो वहाँ पर हर प्रकार की जलवायु, यानी विश्व में जितनी जलवायु हैं लगभग यहाँ पर भी वो जलवायु उपलब्ध हैं। नॉर्थ पोल से बहुत दूरी पर होते हुए भी हिमालय का जो वातावरण है वो लगभग उसी समान रहता है, और नॉर्थ पोल से आने वाले जो हमारे ठंडे पवन हैं उनसे हमारे देश की रक्षा भी करता है। तो हमारी उस भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से यहाँ की संस्कृतियाँ भी अलग अलग हैं। यानी संस्कृतियों के अलग अलग होने का मतलब है यहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सभी जो दृश्य पटल पर हमको दिखाई देते हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एकात्म हैं। उसका महत्व समझें, इसका हमें महत्व समझना होगा और उसका परिरक्षण भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही दुनिया करे तभी हम मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो सभी की परंपराओं को, सभी की प्रथाओं को, सभी की संस्कृतियों का सम्मान करते हुए उनकी रक्षा भी करने का हमारा कर्तव्य है। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत आते हैं वन, झील, नदी और वन्य जीव। ध्यान रखिए, कभी प्रश्न आ सकता है, वन, झील, नदी और वन्य जीव, उनकी रक्षा करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनका संवर्धन करें, उनको प्रूव करें, उनकी नस्लों का संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, यानी हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसे आपने कभी सुना होगा, मंदिरों में गए हों, जब आरती होती है उसके बाद जब कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव जो हमारे कर्तव्यों में कहा गया है वो हमारे परंपराओं में भी निहित है। चींटियों से भी बच करके चलते हैं हम, चींटियों को आटा डालते हैं हम, ये हमारी संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। और पर्यावरण के, हमारी जो परंपराएं थीं वो पर्यावरण से संबंधित थीं। जैसे तुलसी का पौधा हर घर में होता था, तो तुलसी पर्यावरण का प्रतीक है और तुलसी से ऑक्सीजन लगातार निकलती है। पीपल को देव माना है, वृक्षों को नहीं काटने, रात में उनको हाथ नहीं लगाने की बात कही है। बहुत सारी बात हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई है जो सीधे सीधे प्रकृति से, पर्यावरण से हमको जोड़ती है और उनके संरक्षण के लिए कहती है। लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार जब आर्थिक युग आया तो उसमें धीरे धीरे हमारे जो प्रकृति या पर्यावरण के प्रति जो भाव था वो कम हुआ, कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था के कारण से हम उससे भटक गए।
आगे बढ़ते हैं। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, मानववाद यानी ह्यूमनिज्म और ज्ञानार्जन यानी इंक्वायरी तथा सुधार की भावना का विकास करें। 4 चीज़ों की भावना का विकास करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना। अब इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या, साइंटिफिक टेम्पर यानी हर एक चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेना, उसको तर्क की कसौटी पर उतारना। इसमें मानवता की भलाई हो ऐसा काम करना, यानी कुछ भी चीज़ हो रही है उसमें कुछ ना कुछ खोजना। आपके मन में इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी मतलब आपका ऐसा विचार होना चाहिए कि भाई ऐसा है तो कैसे है, क्यों है, जानने की इच्छा रखना। ज्ञानार्जन, सुधार यानी निरंतर अपने आप में सुधार करते रहना। ये हमारे पूरे समाज के लिए लागू होता है। पूरा भारतीय समाज पारंपरिक रूप से ऐसा ही है, तो इसको कर्तव्यों में भी रख दिया गया है। इसीलिए इन कर्तव्यों का विरोध भी होता है। कभी मैंने जैसे कहा, अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं इस पर पूरा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत सरकार की जितनी प्रॉपर्टी वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, सबकी सुरक्षा करना, ज़बरदस्ती किसी को नहीं गिराना या किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, और हिंसा से दूर रहना। हिंसा से दूर है, अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, लेकिन धर्म हिंसा तथेव जो, क्योंकि इसमें जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कभी और बात आएगी तब हम इसके डिबेट में जाएंगे। आज हम सीधे सीधे कर्तव्यों को समझ रहे हैं। तो हिंसा से दूर रहने की बात की है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात की है। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। नागरिक क्या करेगा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों यानी एज ए ऑर्गेनाइजर या फैमिली के तहत या समाज के रूप में या संगठन के रूप में और व्यक्तिगत रूप में क्या कहें, सभी गतिविधियों में कैसे हो, उत्कर्ष की ओर, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, निरंतर प्रयास करना है, जिससे क्या होगा, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। जो राष्ट्र है उसकी भी प्रगति उसी प्रकार से होगी जैसे आप प्रगति कर रहे हैं। तो समझिए कि सीधा लिंक आपके व्यक्तिगत का, आपके व्यक्ति होने का, यानी आप इंडिविजुअल हैं, आप एक हैं, लेकिन आपका लिंक सीधा किससे है, राष्ट्र से है। अगर आप प्रगति करते हैं तो राष्ट्र भी निश्चित रूप से प्रगति करेगा। अंतिम है 11वां, जो मैंने बताया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। जो माता पिता संरक्षक हों वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। यानी हर एक उस नागरिक का कर्तव्य है जो माता पिता है या संरक्षक है, किसी बच्चे को उसके संरक्षण में रखा गया है, तो उसका कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 साल के बीच तक की उसकी आयु है, उस बीच में उसको शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। नज़दीक के विद्यालय में उसको एडमिशन जरूर दिलाएगा और पढ़ने की पूरी सुविधाएं देगा। वो इसीलिए हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार कानून आया, जो कहता है कि आप आइए और बच्चे को फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी 25% इन्हीं बच्चों के, जो PPL परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए भी सीटें आरक्षित या आवंटित की गई हैं। ठीक है, ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे। इन मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम आते हैं कि इन कर्तव्यों को पालन के लिए कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं। वो कानून प्रावधान कौन कौन से हैं? राष्ट्र गौरव निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बना, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इसको कहते हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड आपको पता ही है, IPC। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA जिसको हम कहते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बना, और शिक्षा का अधिकार कानून 2009 बना, जो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।